हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब, हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम 10 मिसलीनियस क्वेश्चंस जो ग्रामर और वोकैब पे बेस्ड होंगे, इन्हें टाइम टू टाइम आपसे डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज़ का सेशन नंबर 2 है। पहले सेशन को आप सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन को आप पिछले सेशन से भी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ये जो सीरीज़ है, इसका पर्पज़ है कि एग्ज़ाम में जो फिलर्स में क्लोज टेस्ट में जो वोकैब के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कई बार स्टूडेंट से नहीं हो पाते हैं, या अच्छे लेवल के जो ग्रामर के सेंटेंसेस आ जाते हैं जो स्टूडेंट से नहीं हो पाते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज़ के हर एक सेशन में ऐसे ही ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस और वोकैब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाए। तो इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 2 है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक ज़रूरी बात, ये जो 10 क्वेश्चंस का आज का सेशन है, आप इसे टेस्ट के फॉर्मेट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, जो कि अश्विन क्लासेस लखनऊ के नाम से है। फिर आप उसमें डेली क्विजेस के सेक्शन में जाएंगे, फिर वहाँ पर डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब ये सेगमेंट मिलेगा, और उसमें फिर आप डोज 2 इस टेस्ट को हिट करेंगे तो आज की क्लास के 10 क्वेश्चंस वहाँ दिख जाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन पे भी आप जब पीडीएफ नोट्स वाले मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पर भी डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के नाम से हर दिन की फाइल को पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड कर दिया गया, जिसे आप एक्सपोर्ट करने के बाद प्रिंट करा सकते हैं। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, मैं हाईली ये रिकमेंड करूँगा कि आप टेस्ट को तो ज़रूर अटेम्प्ट करें, और पीडीएफ भी अगर आप प्रिंट करा लेंगे तो जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर, वो आपके लिए इजी होगा समझ पाना। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, ही वॉज ऑलरेडी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्टेड टू हिम। इंट्रस्ट करने का मतलब होता है भरोसा करके सौंपना, देना जिसको कह सकते हैं। वो मतलब तैयार था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसे इंट्रस्ट की जाती उसे निभाने के लिए। इसमें जो एरर है वो यहाँ पर है। देखिए, एक वर्ड होता है ऑलरेडी और एक वर्ड होता है ऑलरेडी। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, और ऑलरेडी का मतलब होता है पूरी तरह से रेडी, यानी कि तैयार। ऑल मतलब सब, रेडी मतलब तैयार। सब रेडी, चाहे वो व्यक्तियों के संदर्भ में हो कि सब लोग रेडी हैं, या मान लीजिए फूड रेडी है पूरी तरीके से, तो ऑल रेडी। डिनर इज ऑलरेडी, पूरी तरह से तैयार, या सब कुछ तैयार, या सभी लोग तैयार। इस सेंटेंस की डिमांड पहले से ही नहीं है ना कि आप वो ऑलरेडी बोलो। जैसे सूर्पनखा ने जब राम को प्रपोज किया और बोला आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो राम ने कहा होगा मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, आई एम ऑलरेडी मैरिड, तब ये वाला ऑलरेडी होगा। और जब राम ने ही अपने सैनिकों से पूछा होगा क्या आप सब तैयार हैं लंका पे आक्रमण करने के लिए, सो आर यू ऑल रेडी, आर यू ऑल रेडी, पूरी तरह से तैयार होने के लिए सर ये वाला ऑलरेडी लगाते हैं। तो इसको हटा करके ALL ऑल और फिर रेडी का यूज़ करना चाहिए। नंबर 2, आई हैव डन माई एक्सरसाइज व्हेन केशव केम टू सी मी। व्हेन केशव केम टू सी मी का मतलब है जब केशव मुझसे मिलने आया, मुझे देखने आया। तो मैं अपनी एक्सरसाइज क्या कर रहा था। देखिए, हैव डन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हैव तो प्रेजेंट की बात करेगा। केम पास्ट में है, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि पास्ट के साथ प्रेजेंट को तो ना लेके जाए। ठीक, अब ऑप्शन नंबर ए है हैड डन पास्ट परफेक्ट। क्या है ये? पास्ट परफेक्ट। डिड है पास्ट इनडेफिनिट। हैड बीन डूइंग है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी नहीं होगा। सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको टाइम भी तो देना होगा। जैसे आई हैड बीन डूइंग माई एक्सरसाइज फॉर 2 आवर्स सिंस मॉर्निंग, ऐसे करके टाइम भी तो लिखा होना चाहिए, वो भी नहीं लिखा। तो इस तरीके से सी और डी तो एलिमिनेट हो जाते हैं।
अब बचता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 बी। ऑप्शन नंबर ए में हैड डन है पास्ट परफेक्ट, जो ये दिखाएगा कि मैं काम कर चुका था जब केशव मुझसे मिलने आया, और ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिड बताएगा कि जब केशव मुझसे मिलने आया तो मैंने अपनी एक्सरसाइजेस की, मैंने उसी टाइम पे अपनी एक्सरसाइजेस करी। तो क्या सही है आप सोच के देखिए। सही ये है कि जब केशव मुझसे मिलने आया तो मैं अपने एक्सरसाइजेस को कर चुका था या कर रहा था अगर बोलना है तो आई वॉज डूइंग माई एक्सरसाइजेस, वो ऑप्शन में है नहीं, तो हम ये बोलेंगे कि जब केशव मुझसे मिलने आया तो मैं अपनी एक्सरसाइजेस कर चुका था। ये सही तरीका होगा, आई हैड डन, ऑप्शन नंबर 1। नंबर 3, इट इज अ साइन ऑफ द इनलाइटेंड सिटीजनशिप। इनलाइटेंड का मतलब है जब आप जागरूक हैं, एक तरीके से क्या है सर, जागरूक हैं। तो ये जागरूक नागरिकता का प्रमाण है, साइन है। इफ़ वन पेज टैक्सेस रेगुलरली, अगर आप समय पर या नियम से टैक्सेस भरते हैं, वन का मतलब कोई भी, चूंकि वन सिंगुलर है इसीलिए पे में एस लगा दिया गया। ये एक जागरूक नागरिकता का प्रमाण है अगर कोई समय से अपने टैक्सेस भरता है। एंड फ्लाउट्स का मतलब होता है वॉलेट करना, तोड़ना, उल्लंघन करना। द टैक्स सिस्टम ऑफ द कंट्री दे लिव इन, और उस देश के टैक्स सिस्टम को फ्लाउट करता है, का उल्लंघन करता है, तोड़ता है, जिसमें वो रह रहा हो। सर ये जो दे आया है वन के ही लिए आगे आ गया है, क्योंकि वन का मतलब तो कोई भी हो सकता है ना, कितने भी लोग हो सकते हैं, इसीलिए वन की जगह पर ही कैसे लगा सकते हैं, इसलिए दे लगाया गया। जैसे मैंने एवरीवन बोला तो क्या एवरीवन के प्रोनाउन में शी आ जाएगा, ही आ जाएगा? नहीं, क्योंकि एवरीवन में तो बहुत से लोग हैं, दे आना चाहिए ना। तो वन का मतलब भी बहुत से लोग या कोई भी व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति, इसीलिए उसको रिप्लेस करते समय ही या शी नहीं आएगा, दे आएगा। ये सेंटेंस यहाँ से बिगड़ रहा है। यहाँ तक तो ठीक लिखा हुआ है कि ये एक जागरूक नागरिकता का प्रमाण है कि अगर यदि हम टैक्सेस टाइम से जमा करते हैं और के बाद टैक्स सिस्टम को तोड़ते हैं, नहीं, बोलना चाहिए कि टैक्स सिस्टम का उल्लंघन नहीं करते हैं, टैक्स सिस्टम को ताक पर नहीं रखते हैं, टैक्स सिस्टम की जो गाइडलाइंस है उन्हें फ्लाउट नहीं करते हैं। तो ये जो फ्लाउट्स लिखा है इसे नेगेटिव में होना चाहिए और होना चाहिए डज नॉट फ्लाउट, ये होना चाहिए। ये एक जागरूक नागरिकता का प्रमाण है कि कोई समय से टैक्सेस भरता है और टैक्स सिस्टम का उल्लंघन नहीं करता है, एंड डज नॉट फ्लाउट होना चाहिए। नंबर 4, आर बायोलॉजिकल नॉलेज ऑफ इवन सम ऑफ द कॉमनेस्ट एनिमल्स। जो हमारी जानकारी है, बायोलॉजिकल मतलब रहन सहन क्या है उन एनिमल्स का, ब्रीडिंग क्या है, और ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, मेटिंग सीजन्स क्या हैं, किस फैमिली से हैं वो, यही सब बायोलॉजिकल नॉलेज में आ जाएगा। तो कुछ कॉमनेस्ट एनिमल्स को लेकर जो हमारा बायोलॉजिकल नॉलेज है इज एम्बैरेसिंगली स्लाइट। सर स्लाइट का मतलब होता है बेहद कम, स्लाइट का क्या मतलब हो जाएगा, बेहद कम। तो जो कुछ बहुत ही कॉमनेस्ट एनिमल्स हैं, इनके बायोलॉजिकल, इनको लेकर जो हमारे पास बायोलॉजिकल नॉलेज है वो इतना ज़्यादा कम है, इतना ज़्यादा कम है कि एंड इट इज़ हेयर दैट जूस कैन बी ऑफ इनएस्टिमेबल वैल्यू। इनएस्टिमेबल मतलब जिसका कोई सीमा ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा काम का। इन अमासिंग इंफॉर्मेशन, फैक्ट ये है कि ये जो लिखा है ये बिल्कुल ठीक लिखा है। ये लिखा है कि कुछ बहुत ही कॉमन से नज़र आने वाले एनिमल्स को लेकर भी हमारा जो नॉलेज है वो इतना ज़्यादा कम है। अब जब नॉलेज हमारा स्लाइट है तो आउटस्टैंडिंगली कैसे आ जाएगा? आउटस्टैंडिंगली तो पॉजिटिव वर्ड है सर, वो तो नहीं आएगा। पैथेटिकली हो सकता है सर, पैथेटिकली जो है वो हो सकता है, आप उसको लगा लीजिए, वो भी लेगा, ठीक। लेकिन
आगे जब लिखा है कि ऐसे में जो चिड़ियाघर हैं वो बहुत काम के हो सकते हैं, क्योंकि चिड़ियाघर जा करके हम इन्हीं जानवरों के बारे में अतिरिक्त जानकारी जुटा सकते हैं। तो जब हम अतिरिक्त जानकारी या बहुत सारी ढेर सारी जानकारी जो है हम जुटा सकते हैं, तो जानकारी को जुटाने के लिए आप जो है अमास ही तो करोगे इन्फॉर्मेशन को। क्या कभी इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम किया जा सकता है? कंज्यूम तो दोहन करना, ये गलत है। हाँ, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड ज़रूर कर सकते हैं, सबको बताइए, जानकारी दीजिए, तो आउटस्टैंडिंगली गलत है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मेस्मराइजिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती सर? नहीं, कुछ नहीं होता सर। तो इस तरीके से ठीक है। एम्बैरेसिंगली स्लाइट है, बहुत ज़्यादा कम है, हमें शर्म आती है, और हम चिड़ियाघर जा कर के अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकते, अमास कर सकते हैं। इस तरीके से सर दिमाग लगाना होता है आपको। अ सोल्जर इज रिमेंबर्ड बाय द वर्ल्ड, एक सोल्जर को दुनिया याद रखती है, किस लिए? फॉर हिज एस्टॉनिशिंग फीट्स। फीट्स का मतलब होता है करतब या शौर्य जिसको कह सकते हैं, जिसको आप करेज भी बोलते हैं, शौर्य बोल सकते हैं। ऑन द बैटल ग्राउंड, युद्ध के मैदान पर एक सोल्जर जो करतब दिखाता है, जो शौर्य दिखाता है, उन शौर्य के चलते जो है दुनिया उसे याद रखती है। दुनिया एक सोल्जर को युद्ध के मैदान में उसके द्वारा दिखाए गए ज़बरदस्त करतबों को काबिल तारीफ शौर्य के चलते याद रखती है। सर फीट्स मतलब शौर्य हो गया। अब सोचो सर, शौर्य का कभी क्रिएटिव होता है? नहीं, क्रिएटिव तो सर काम करने का तरीका होता है सर। आप बड़े ही क्रिएटिव पर्सन, नया नया करते हैं, उसमें बहादुरी नहीं आएगी सर, उसमें इनोवेशन आएगा, नयापन आएगा। इनसिग्निफिकेंट तो महत्वहीन हो गया, वो तो बेकार हो गया। वैलेडिक्टरी का मतलब होता है अंतिम। अब मान लो आप सोचो कि सोल्जर को तभी याद किया जाता है जब वो अपनी अंतिम लड़ाई लड़ता है, उसके बाद मर जाता है, तब माना जाता है कि उसने बहुत बढ़िया किया। नहीं, लेकिन वैलेडिक्टरी जिसका मीनिंग है अंतिम, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ स्पीच के लिए होता है या राइटिंग के लिए होता है, समझ रहे हैं ना, या कोई सेशन हो सकता है। खास तौर पे आप जब विदाई भाषण दे रहे हैं तो वो वैलेडिक्टरी स्पीच है या मैसेज हो सकता है, उसको कहते हैं अंतिम। सर एस्टॉनिशिंग का मतलब होता है फुल ऑफ ब्रेवरी, योग्यता, तारीफ से भरा हुआ, शानदार जिसको कह सकते हैं, स्टनिंग, स्टनिंग, एब्सोल्यूट जिसको कह सकते हैं, ब्रिलियंट जिसको कह सकते हैं, वैलरस जिसको कह सकते हैं, तारीफ और साहसिक जिसको कह सकते हैं। एस्टॉनिशिंग का मतलब ही यही होता है। सर ये सही लिखा है, गलत लिखा ही नहीं है। एस्टॉनिशिंग फीट्स होती हैं, काबिल तारीफ करतब जिसको कहते हैं। नंबर 6, ये क्वेश्चन जो है नरेशन से आया है। द बॉस सेड टू द सेक्रेटरी, बॉस ने सेक्रेटरी को बोला, ब्रिंग द फाइल दैट आई गेव यू यस्टरडे। ये क्यों मैंने रखा मैं बताता हूँ सर। दैट के पहले वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो इम्पेरेटिव है, ब्रिंग द फाइल, और दैट के बाद का जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो असर्टिव है। ऐसे में क्या होता है ना सर, इसको इसके रूल से बनाइए, इम्पेरेटिव को इनडायरेक्ट में ले जाने का जो रूल होता है वैसे बनाइए, और इसको असर्टिव में जो इनडायरेक्ट में ले जाने का रूल होता है उससे बनाइए। ब्रिंग द फाइल का बन जाएगा टू ब्रिंग द फाइल, टू ब्रिंग द फाइल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हालांकि ये हैज़ टोल्ड से गलत हो गया, लो गलत हो गया, बाकी इतना सब में सेम लिखा, टू ब्रिंग द फाइल, टू ब्रिंग द फाइल इतना होगा, दैट आ जाएगा, और आई जो है बॉस के हिसाब से बदलेगा और ही हो जाएगा, तो आई वाला गलत हो गया, ये वाला देखिए रॉन्ग हो गया। अब बचे ही और ये ही, आ रहा ना समझ में। आई भी रॉन्ग हो गया क्योंकि आई बॉस के हिसाब से बदलेगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो ही होना चाहिए, ही होना चाहिए। अब यहाँ क्या लिखा, गेव, जो कि V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट सर पास्ट परफेक्ट में जाता है इनडायरेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में जाता है, जहाँ पर हैड प्लस V3 हो जाता है। तो ये तो गेव ही लिखा है, ये है हैड गिवन, ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। टू ब्रिंग द फाइल आ गया, दैट के बाद आई को बदल के ही किया गया, और गेव जो कि पास्ट इंडेफिनिट है उसे पास्ट परफेक्ट कर दिया गया, हैड गिवन। नंबर 7, शी हैज़ फॉलन आउट अगेंस्ट
सो फॉल आउट का मतलब होता है जब तनाव हो जाए, झगड़ा हो जाए एक तरीके से, जिसको आप ब्रेकअप कह सकते हैं। तो उसका झगड़ा हो गया सर उस लड़के के साथ जिससे वो शादी करना चाहती थी। सर झगड़ा आपका कभी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता सर, झगड़ा आपका हमेशा किसी भी व्यक्ति के साथ होता, दोस्ती किसी के साथ, लड़ाई किसी के साथ, दुश्मनी किसी के साथ, झगड़ा किसी के साथ। अगर ऐसा ना हो तो फिर आर्ग्यू के साथ विद क्यों लगता है? क्यों आप बोलते यार मेरे साथ बहस ना करो, मेरे साथ बहस करने की कोशिश मत करो। तो किसी के साथ बहस करने के लिए फॉल आउट विद आएगा। क्या आएगा? फॉल आउट विद। शी हैज़ फॉलन आउट विद द बॉय शी वांटेड टू मैरी। जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी उसके साथ उसका झगड़ा हो गया, उसके साथ। नंबर 8, ध्यान से देखिए सर। 5,40,000 स्क्वायर फुट बिल्डिंग नाउ हाउसेज। हाउसेज का मतलब बेसिकली होता है कि वो चीज़ें वहाँ पर अब हैं, रखी जाती हैं, वहाँ लोग रहते हैं या वहाँ पर चीज़ें स्टोर की जा सकती। एनॉर्मस कलेक्शन। सर एनॉर्मस का जो ई है वो वॉवेल है, इसके चलते ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ ई लगा। ये देखिए एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया सर। ठीक, हाँ। एनॉर्मस कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क्स एंड हिस्टोरिक आर्काइव्स। आर्काइव्स पुराने दस्तावेजों को कहते हैं। ठीक, मेरे हिसाब से ये सिंपल है, आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना चाहिए। यहाँ पर ए लगा दीजिए और यहाँ पर एन लगा दीजिए। यहाँ वॉवेल साउंड है, एन लगा दीजिए। यहाँ कॉन्सोनेंट है, ए लगा दीजिए। नंबर 9, एक बहुत ही शानदार सेंटेंस है, बहुत ही शानदार। दिस वर्क इज मच हैवी टू डू। ये इसको रिप्लेस करना है सर आपको। This work is much heavy to do by one person single handedly. Single handedly मतलब अकेले दम पर। ये वर्क किसी एक व्यक्ति के द्वारा अकेले दम पर करना बहुत कठिन है सर। जब कोई चीज़ बहुत कठिन है, जैसे ये काम बहुत ज़्यादा भारी है, तो मच नहीं आता सर, टू आता है। क्या आता है? टू आता है। ये देखिए, ये भी गलत कर दीजिए, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। मच को टू से रिप्लेस करिए। लिखा भी तो यही है कि एक व्यक्ति के लिए इस काम को करना बहुत मुश्किल है, मतलब नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में टू हैवी करिए, टू हैवी करिए। बस एक बात का ध्यान रखिए, टू हैवी के बाद यहाँ पे टू डू है और यहाँ पर टू बी डन है। सर जब आप 2 + V1 का पैसिव बनाओगे, क्या बनाओगे? पैसिव, तो वो हो जाएगा 2 + B + V3। क्या हो जाएगा? 2 + B + V3। यही हुआ है। टू डू का यहाँ पर पैसिव बना दिया गया है, टू बी डन, और यहाँ पर एक्टिव है। अब सवाल ये बनता है कि हमें एक्टिव चाहिए या फिर पैसिव चाहिए। सर हमको ना पैसिव चाहिए। एक रीजन है बाई वन पर्सन। बाई के साथ सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ही तो आता है। बाई के, बाई मी, बाई यू, बाई हिम, बाई के साथ सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में तो आता है, तो इस वजह से करिए। और दूसरा एक रूल है कि अगर वर्ब के लेफ्ट में सब्जेक्ट हो तो वर्ब को एक्टिव में रखिए, और अगर वर्ब के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब को पैसिव में रखिए। ये जो डू वर्ब है, डू वर्ब, इसके लेफ्ट में ये जो वर्क है ना, वर्क, ये इसका ऑब्जेक्ट है। हाँ, डू तो करे, डू मतलब करना, करेगा तो कोई आदमी ना, मैं, आप, कोई भी। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, तो डू का सब्जेक्ट तो कोई व्यक्ति होगा और डू का ऑब्जेक्ट ये वर्क होगा। तो सर जब वर्ब के पहले उसका ऑब्जेक्ट है तो वर्ब को कहाँ होना चाहिए? पैसिव में। बस इस तरीके से भी आप टू बी डन कर सकते हैं। नंबर 10, अ सिंसियर पर्सन क्रिएट्स गुडविल। एक समझदार आदमी जो है गुडविल क्रिएट करता है, मतलब बढ़िया मार्केट बनाता है। वेन एवर ही गोज, जब कभी भी वो जाता है। नहीं सर, जहाँ कहीं भी वो जाता है। एक अच्छा व्यक्ति अच्छा समाज बना ही लेता है। एक अच्छा व्यक्ति दूसरों के बीच में अपनी पकड़ मजबूत कर ही लेता है। वो जहाँ कहीं भी जाता है, वो जहाँ कहीं भी जाता है। तो जहाँ कहीं भी जाता है, इसको आप बोलेंगे वेयर एवर ही गोज। वेयर एवर को आप वेयर एवर, समवेयर न बोलिए। समवेयर मतलब कहीं, किसी स्थान विशेष की बात हो रही। यहाँ आप आज़ाद करिए, कहीं भी वो जाए, कहीं भी वो जाए, लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। इफ़ एवर, अगर कभी भी, नहीं ये नहीं आएगा। इफ़ एवर, अगर कभी भी, ये नहीं, जहाँ कहीं भी वो जाता है। तो इस तरीके से आज के 10 क्वेश्चंस ओवर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा। सेशन को एंड करने से पहले मैं अपने बैचेस की इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। अगर आप इंग्लिश पढ़ चुके हैं, जैसे
और आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे क्वेश्चंस की, मिसलिनियस क्वेश्चंस की, जैसे अभी हमने 10 क्वेश्चंस की कराई। तो ऐसे ही हमारा एक पेड बैच है 100 मार्क्स का, जिसमें हर मॉक में 50 मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन तीनों के। और ये 100 मार्क्स का बैच है जो कि एप्लीकेशन पे ही चलता है, और इस बैच की जो टोटल फीस है वो है जस्ट 999। हाँ, साथ ही साथ मैंने अभी अभी एक बैच लॉन्च किया है 1300 प्लस इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स का। इस बैच में हम आपको 60 प्लस वीडियोस में ये 1300 से भी ज़्यादा इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स पढ़ा रहे हैं, और इस बैच की टोटल फीस है सिर्फ 99 रुपीज़। की फीचर्स ये हैं कि इसमें एसएससी और बाकी एग्ज़ाम्स में जो इडियम्स बार बार घूम फिर के पूछे जाते रहते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते रहते हैं, वो शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ लास्ट 3 इयर्स में जो भी नए इडियम्स पूछे गए हैं उनको भी शामिल किया गया है। सारा नया इडियम, फ्रेजल वर्ब और प्रोवर्ब भी शामिल किया गया। 1300 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये बैच है, सिर्फ इतनी फीस है। और इसके बहुत सारे डेमो वीडियोस भी एप्लीकेशन पे पड़े हुए हैं, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे भी पड़े हुए हैं, आप ज़रूर उन्हें एक्सेस कर लीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही। हाँ, जिन भी लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करनी हो तो मैं आलमबाग, लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर आ सकते हैं। ठीक है बॉस, तो आज के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। मिलते हैं डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के डोज नंबर 3 के सेशन में। थैंक यू।